साथ बदलते भारत की शान। सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। बच्चे किसी भी देश या किसी भी परिवार का भविष्य होते हैं। स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर मजबूत नौजवान बनेगा, ये बात हम सभी जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ बचपन का होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों की सेहत और उनके शारीरिक विकास को लेकर काफ़ी काम हुआ है और जागरूकता भी बढ़ी है। फिर भी उनमें कुपोषण, बौनापन, सेहत से जुड़ी कुछ और दूसरी समस्याएं आज भी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं। आज का हमारा विषय है स्वस्थ किसान में बच्चों के लिए ही समर्पित है और उनकी सेहत, उनके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और हमारा विषय रहेगा बच्चों की सेहत और उनका शारीरिक विकास। जी हाँ, बच्चों की सेहत और उनका शारीरिक विकास। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच तीन मेहमान, तीन एक्सपर्ट आए हुए हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, आप एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राजीव सेठ, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, जो कि एक महत्वपूर्ण बच्चों से संबंधित एक बॉडी है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल सिंह, आप दिल्ली गवर्नमेंट में होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। इंसान की सेहत में बचपन का बहुत बड़ा योगदान है, खास तौर से बचपन के शुरुआती दौर का। बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भवती महिला के अच्छे खानपान और वातावरण का असर बच्चे पर भी पड़ता है। जन्म के बाद शिशु का दिमाग तेजी से विकसित होता है। जन्म से लेकर 8 साल तक की आयु सबसे असाधारण है। जीवन में कुछ भी सीखने की क्षमता इन्हीं वर्षों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के तकरीबन 36% बच्चों में बौनापन है। ये स्तर दिखाता है कि 1/3 से ज्यादा बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 से भी अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। 2015 में 1000 में से 45 बच्चों की मौत 5 साल तक की उम्र तक हो जाती थी। 2020 में यह आंकड़ा घटकर 32 रह गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आमतौर पर मलेरिया, निमोनिया, दस्त और तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा रहता है। भारत में बच्चों के खराब स्वास्थ्य और मौतों का कारण रहन सहन के खस्ता हालात भी हैं। बदलता मौसम भी बच्चों में कई तरह की परेशानियों का कारण बनता है। तो आपने याद देखी एक बेहद ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सेठ, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों के जन्म से उनके अर्ली चाइल्डहुड, जो पूर्व शैशव अवस्था होती है, अगर हम उसकी बात करें तो एक पेरेंट्स के तौर पे, एक माँ बाप के तौर पे किन बातों का माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, माँ बाप को बहुत बहुत
ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है उनकी मम्मी का, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका खान पान, उनकी जो एंटीनेटल केयर है डॉक्टर से ठीक ठाक होती रहे। और जब बच्चा पैदा होता है बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी फैसिलिटी में हो जहाँ बर्थ अटेंडेंट्स ट्रेंड हो। अच्छा। बच्चे को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही है, जिसे कहते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को टाइमली वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या रिससिटेशन नहीं, तो बच्चे को डेवलपमेंट में डिले आ सकता है। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए, उसके केयर के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। बच्चे को वार्मथ चाहिए होता है, उसके पास ट्रेंड नर्सेज या डॉक्टर्स हों जो बताएं। जैसे कैंगरू मदर केयर है जो हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, बच्चे को अपनी छाती से चिपका के रखेंगे, कंगारू की तरह, कंगारू किड्स अप्रोच, बिल्कुल कंगारू की तरह, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके अलावा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिले, पहले ही घंटे में अगर ब्रेस्ट फीड मिल जाए तो माशाल्लाह, अगर उसके बाद मिलती है तो भी ठीक है, पहले 24 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे के लिए आगे, उसके लिए माँ के दूध के अलावा उसके 6 महीने तक तो कुछ जरूरत ही नहीं होता है। 6 महीने के बाद जैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जो बच्चे को वीन किया जाता है, जैसे हम राइस, दाल, खिचड़ी और तरह तरह के प्रोटीन्स, फल, सब्जियां देना शुरू करते हैं। लेकिन 6 महीने तक सिर्फ अनिवार्य है कि माँ अपना ही दूध पिलाए। इसके साथ साथ जरूरी है कि कई चीजें जिससे हानि होती है छोटे बच्चों में, तो एक डॉक्टर को एंटीसिपेटरी गाइडेंस देनी पड़ती है कि बच्चे को शहद ना दे पहले साल में। शहद से बीमारी एक इन्फेंट बॉटुलिज्म तक हो सकता है। उसके अलावा बच्चे को कोई शेक ना करे जोर से, हिलाने नहीं चाहिए, शेकिंग बेबी सिंड्रोम हो सकता है। बच्चा जब सोएगा या तो बैक पे सोए या साइड में सोए, अपने पेट के बल नहीं सोए, क्योंकि एक तकलीफ है सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, पहले साल में। तो बच्चे को एकदम सीधा सुलाना चाहिए या साइड में, ये बहुत जरूरी है। और बच्चे को माँ बाप स्टिमुलेट करते रहें। स्टिमुलेशन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे उसको देखें, अगर आंखें में आंख डाल के लेके उसे बोले, उसको मसाज करें, खुद करें, क्योंकि जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई और बच्चे के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को एहसास कराएं जी किसी तरीके से, और स्टिमुलेशन से आपका यही मतलब है? जी स्टिमुलेशन जो है कई बार हमारे डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते हैं, बहुत जरूरी है। हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक पूरी गाइडलाइंस बनाई है पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए। उसका पूरा वॉल्यूम है जो पेरेंट्स हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, www.iapindia.org, और उसमें कई पेरेंट्स के लिए मॉड्यूल्स बने हैं खासकर जो एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक संस्था है जिसमें 40,000 से ज्यादा पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स ने सबने अपनी समिति से बनाई हैं, तो वो एक एक्सेस कर सकते हैं नए पेरेंट्स। बिल्कुल डॉक्टर, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसके कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक महत्वपूर्ण संस्था आप कहना चाह रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञों की, और जो कि गाइडलाइन बनाती हैं बच्चों के सुधार के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, उसका अगर पालन करें तो बच्चे का स्वास्थ्य हम बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर प्रबुद्ध, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि बैलेंस डाइट, अगर संतुलित आहार की हम बात करें तो बच्चे के लिए क्या महत्व रहता है उसका? देखिए, आहार तो हम सभी लोग बच्चों को देते हैं, बट कंसेप्ट है कि आहार को संतुलित होना चाहिए जी। तो संतुलित का अर्थ हुआ कि कोई भी चीज़ ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ज़रूरत से कम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम संतुलित आहार बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि ना तो कम पोषण होना चाहिए, ना अति पोषण होना चाहिए। बिल्कुल। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हम उनको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं और प्रोटीन्स आते हैं, और दूसरे हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे आ जाते हैं विटामिन और जिसमें हमारे आ जाते हैं मिनरल्स जी। अब यदि मैं एक उदाहरण के तौर पे गाड़ी की बात करता हूँ, एक कार में चलाता हूँ, कार को चलाने के लिए अगर मैंने इसमें पेट्रोल डाल दिया कार चलने लगती है जी। लेकिन कार के चलने के लिए केवल पेट्रोल से काम नहीं चलता, कार के पहिए में हवा भी होनी चाहिए, कार के अंदर इंजन ऑयल भी चाहिए, कार के अंदर ब्रेक ऑयल भी चाहिए जी। मान लीजिए मैं पहिए में हवा कम कर दूं और उसके बदले पेट्रोल की मात्रा बढ़ा दूं तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। बिल्कुल। इसी प्रकार इन सभी आहार के अंदर जो हमने 5 कैटेगरी लाई हैं उन सब का अपना अपना महत्व है जी। और जब हम बात करते हैं बच्चे का आहार संतुलित होना चाहिए तो उसमें 5 की मात्रा उचित एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए, उचित अनुपात में होनी चाहिए जी। और यदि कोई भी चीज़ कम होगी
तो वो कष्ट का कारण बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जैसे समय बदला, हमारा समाज बदला, इसका एक दूसरा रूप सामने आया जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा पाई जाएगी जी। तो टेक्निकली अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैल न्यूट्रिशन में अंडर भी आएगा, ओवर न्यूट्रिशन, कुपोषण, कम पोषण भी आएगा, अति पोषण भी आएगा। जी जी अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर राहुल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बेसिकली आप होम्योपैथ हैं, तो होम्योपैथी का आमतौर पे बच्चों की स्वास्थ्य के लिए क्या भूमिका रहती है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है बच्चों की सेहत में, तो जहाँ पे सबसे पहले जो अफेक्ट करता है बच्चे के इम्यून सिस्टम को करता है। जहाँ न्यूट्रिशन की कमी से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी खांसी जुकाम पकड़ना, बहुत जल्दी जल्दी एलर्जीज होना, चाहे वो स्किन की हो, सांस की हो, किसी भी तरीके की हो, एंड उसके अलावा उनको आजकल पेट खराब होना, कानों में इन्फेक्शन होना, इस तरीके की इम्यूनिटी की कमी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो होम्योपैथी एज अ होल बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत महत्व रखता है। इसमें हम पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेते हैं। जैसे सर ने कहा कि प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का इम्यूनिटी का कैसे रहेगा, सेहत कैसा रहेगा। तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के 1000 दिन तक बच्चा क्या खाता है, माँ बाप उसकी सेहत का कैसा ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, सभी तरीके से इन सब का बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। होम्योपैथी एज अ होलिस्टिक साइंस बच्चे की उस इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। प्लस इस तरीके की एलर्जीज जो जल्दी जल्दी जुकाम होना, सांस फूलना या कोई से रैशेस होना, दस्त होना या टॉन्सिलाइटिस होना, टॉन्सिल्स की बहुत बीमारियां मिलती हैं, तो उसमें होम्योपैथी उनके जल्दी जल्दी होने को भी कम करता है। ओवरऑल एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सेठ आप ही का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपने एम्स से ही काफ़ी चीज़ें, आपकी पढ़ाई लिखाई भी एम्स से ही हुई है, बहुत आपने काम भी किया एम्स में भी। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, आप उनको अपने बच्चों के लिए जो कि पैदा होने से 3 वर्ष की आयु तक फीडिंग, स्तनपान के लिए और पोषण के लिए आप क्या एडवाइस, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। और इसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले, जैसे मैं बताया, पहले 6 महीने में अपना दूध पिलाए जी। उसके बाद अपने दूध के अलावा और चीज़ें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स है, तो उसमें जैसे आपने कई चीजें हैं जो हानिकारक हैं। जैसे गाय का दूध नहीं देते हम लोग, माँ का दूध चाहिए। ओके, गाय का दूध पहले साल में नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माएँ होती हैं, गाय नहीं होती हैं। गाय का दूध गाय के लिए, ये काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी आजकल हम देखने को मिल रही है। अच्छा। और गाय का दूध गाय के लिए रखिए। आप पहले साल में माँ का दूध पिलाइए, पहले 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद उसको और प्रोटीन्स दीजिए, जैसे राइस है, दाल है, खिचड़ी है, ये सारी चीजें दीजिए। वेज है, नॉन वेज है, उसके हिसाब से आप अपने घर का जो खाना होगा, जो आपका कल्चर होगा, हमारा देश बहुत वास्ट है, उसकी तरह उसको खान पान बच्चे का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को खाना अच्छा मिले, और खाने के साथ साथ बच्चे का जब भी होगा कि उसकी एलिमिनेशन भी अच्छी हो। मैंने कई बार देखा है कि बैलेंस डाइट, जैसे फाइबर नहीं मिलता, पानी आपने कम मात्रा में दिया, हरी सब्जी आपने मात्रा में दी, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कब्जी हो जाती है। तो एक तरह की बड़ी बीमारी हो जाती है कि अगर बच्चा एलिमिनेट नहीं करेगा तो भूख नहीं लगेगी। आपका मतलब है कि बच्चे का जो पेट भी साफ होना बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जितने जंक फूड्स हैं, इसके बहुत आजकल बच्चे शिकार हो रहे हैं। कभी आप उनको चिप्स खिला रहे हैं, जब उनको लिम्का, पेप्सी, कोक, ये सारे बिल्कुल गलत चीजें हैं। आप उनको ये जो चीजें हैं, जो जंक फूड हैं, ये कम से कम दें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं अगर बच्चे को अगर बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा भी, अगर एक प्लेट अगर मान लें तो उसमें 1/3 चीजें ग्रीन होनी चाहिए, 1/3 चीजें ब्राउन होनी चाहिए, और 1/3 चीजें व्हाइट होनी चाहिए। जो हमारे पास पनीर है, अगर आप वेजिटेरियन है, दही है, और चीजों के हो सकते हैं। जब बच्चा टॉडलर हो जाता है 1 साल से 3 साल के, तो माँ के दूध के अलावा दूसरा दूध उसे जरूर देना चाहिए। और उस समय मैं कहूँगा फुल क्रीम का मिल्क 1 से 2 साल के लिए जरूरी है बच्चे के लिए, उसको उसकी अच्छी न्यूट्रिशन के लिए है। इसके अलावा बच्चे को जब वो 1 से 3 साल का टॉडलर होता है, उस समय भी मैं कहूँगा कम से कम 6 बार खाना खिलाएं, और उसमें ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच हम करते हैं, बीच बीच में जो स्नैकिंग भी दें वो जंक फूड ना हो। और दूसरा,
उस समय जरूरी है 1 से 3 साल के बच्चे को किसी तरह की मूंगफली, नट्स, पॉपकॉर्न्स और ये बड़ी बड़ी ऐसी चीजें ना दें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे बच्चे को चोकिंग हो जाए। अच्छा, गला में चोकिंग हो जाती है, हमने देखा है बच्चों को, आपने ये दे दी, उसको वो बच्चा चबा नहीं सकता, उसके दांत भी पूरे नहीं है, तो दम घुटने का अगर उसे दम घुट जाएगा तो आप शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ा आसान है, सिंपल है। अगर आपका 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसकी, अगर उसने दम घुट रहा है तो उसको उल्टा करके उसकी बैक में थपथपी दीजिए, फिर उल्टा करके उसके साथ में थपथपी दीजिए, और डायरेक्ट विजन में अगर उसके पास कुछ अटका हुआ है, जैसे उसका कोई पीनट है, मूंगफली है, या कोई दाना या कुछ अटका है, तो उसको निकालिए। कई लोग नॉन वेज फूड देते हैं, नॉन वेज फूड भी अटक जाता है, तो उसको डायरेक्ट विजन में निकालना चाहिए। एकदम अंदर ब्लाइंडली हाथ डालेंगे तो कहीं और अंदर समा गया तो बच्चे के लिए डेथ और हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे के विकास के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, छोटी हैं लेकिन बहुत ही जरूरी है। और 1 साल का अगर बच्चा हो गया, उसके दांत आ गए, तो दांत को मंजन करना होता है। डेंटल केयर, ओरल हाइजीन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे का हम हेल्दी या स्वस्थ विकास की बात करें तो किसे कहेंगे? देखिए, हेल्थ और स्वास्थ्य ये द इंटरलिंक्ड। चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट इज इंटरलिंक्ड। डेवलपमेंट में बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो करीब 6 से 8 हफ्ते तक वो हंसने लगता है, इसे कहते हैं सोशल स्माइल। अगर बच्चा को 2 महीने तक सोशल स्माइल नहीं आए तो आप डॉक्टर को दिखाइए, कुछ बीमारी हो सकती है। उसके बाद 3 महीने तक वो अपना सर संभालने लगता है, 4 महीने में वो रोल ओवर कर लेता है, 6 महीने में करीब अलटना पलटना, और 6 महीने में बच्चा सारे के साथ बैठ जाता है, 7 महीने में बिना सारे के साथ बैठता है, 8-9 महीने में वो क्रॉल करने लगता है, और 1 साल पे खड़ा हो जाता है सपोर्ट के साथ, और करीब 13-14 महीने में चलने लगता है। अगर ये सारी प्रक्रिया ठीक नहीं, मोटर माइलस्टोन्स जिसे हम कहते हैं, तो बड़ा। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स, 4-6 महीने से वो बैबलिंग करने लगता है, और 1 साल में ट्रू स्पीच आ रही है, पापा को देख के पापा कहेगा, मम्मी को देख के पापा कहेगा। अगर वो नई स्पीच आ रही है तो आपने डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस को दिखाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें समय अवधि, जो आपने जिन बातों को इंगित किया है कि अगर वो बच्चा इन सब गतिविधियों को नहीं करता तो डॉक्टर का संपर्क करना आवश्यक है। एग्जैक्टली। 2 साल तक बच्चा करीब 30-40 वर्ड्स बोल लेता है। बिल्कुल। और ये जो 0 to 2 इयर्स का टाइम है, उसमें बच्चों की वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत जरूरी है। उस पे भी हम डॉक्टर साहब, आइडियल जो है वेट कितना होना चाहिए उम्र के अनुसार बच्चे? देखिए, बच्चे का अगर वेट है करीब 2.5 kg से बिलो है तो लो बर्थ वेट माना जाता है। तो अगर हम 3 किलो का वेट माने कि बच्चा 3 किलो पे पैदा हुआ है, तो बाय द टाइम 5 to 6 मंथ से उसका वेट डबल हो जाना चाहिए। अच्छा। और 1 साल में ट्रिपल, यानी कि वो 9 किलो का हो जाएगा, और 2 साल में 12 किलो का, और 3 तक के 5 टाइम्स 15 किलो का हो जाएगा। अच्छा। अगर ये वेट उस तरह नहीं हो रहा होता है तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। और अगर मेल न्यूट्रिशन है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल, हमारे जो कुपोषण के बच्चे काफ़ी, अब तो हमारे देश में काफ़ी कमी हो गई है। एक ज़माना था जबकि बहुत बच्चे कुपोषित हुआ करते थे, क्योंकि भारत सरकार के प्रयासों की भी हम बात करेंगे, उसके माध्यम से काफ़ी इसमें कमी आ गई है। डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर घरों पर माँ बाप को बड़ी समझ में नहीं आता कि रोज़मर्रा की जो खाने पीने की आदतें हैं, किस तरीके से बच्चों का पोषण, कि उनको पोषण मिलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करें। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जब मैं अपने ओपीडी में बैठता हूं और माएँ आती हैं बच्चे को दिखाने के लिए, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूं, बच्चों की सर्जरी करता हूं, अधिकतर उन बीमारियों को हैंडल करता हूं जिनमें पैदाइशी कोई बनावटी गड़बड़ी विकार रहता है बच्चों में। लेकिन जब ये बच्चे मेरे पास आते हैं, मदर्स आती हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं घरों में, जिसकी वजह से बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। तो जैसे सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चे को सही प्रकार से या सही समय पे खाना ना देना। अगर हम सबसे, जैसे हमारे पास जो 4 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे आते हैं जिनमें अधिकतर हर्निया की शिकायत होती है, या हर्निया से संबंधित उसी एरिया की और बीमारियां होती हैं, तो जब हम सर्जरी के लिए तैयार करते हैं, उनका रक्त जांच कराते हैं, तो पता चलता है कि उनमें खून की मात्रा बहुत कम है। अच्छा। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली 14 से ऊपर होना चाहिए वो 8 से नीचे मिलता है। सो क्या हुआ कि जब बच्चा घर में पैदा हुआ तो हमने, डॉक्टर्स ने बताया, बड़े बूढ़ों ने भी बताया, हम पहले से भी जानते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। हमारे
सिस्टम में दूध को बहुत अच्छा समझा जाता है, अच्छा है भी, माँ के दूध को अमृत के समान अमृत माना समझा जाता है। जी। अब 6 महीने के बाद जब बच्चे का वीनिंग वाला पीरियड आया तो हमने उसको कुछ कुछ खिलाना तो शुरू किया, लेकिन जो सिस्टमैटिक तरीके से हमें दूध को फेज आउट करना था, हम वो फेज आउट करना भूल गए। हुआ क्या कि बच्चा जो है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हो गया और अब भी दिन में 5 बार 6 बार वो दूध पी रहा है। जी। अब दूध के साथ क्या होता है कि दूध बहुत ही आसान आहार है। बच्चे जी। को लगता है कि खट से पी लिया, जी। 30 सेकेंड 1 मिनट की गैप पे वो 1 गिलास दूध अंदर चला गया, तुरंत पेट भरने की फीलिंग आ गई। जी। दूध में चीनी की मात्रा रहती है तो रक्त में चीनी का लेवल बढ़ गया। मान लीजिए हम दूध में चीनी ना भी मिलाएं, दूध में अपनी चीनी रहती है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, लैक्टोज होता है उसमें? लैक्टोज रहता है। जी। तो उसके कारण उसके ब्रेन को एक सेटाइटी की फीलिंग आती है, ब्रेन को तुरंत खुशी मिल जाती है, मेरे को आहार मिल गया, भरापन, भरा पेट भर गया और ब्रेन को शुगर मिल गया। जी। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अब देखिए, दूध बनाया गया 6 महीने तक के बच्चे के लिए, सपोर्टिव रोल है उसका 2 साल तक के बच्चे के लिए, पर जब 5 साल का बच्चा दिन में 6 दफ़ा दूध पिएगा तो प्रथम उसको जो खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसको कार्बोहाइड्रेट्स, उसको प्रोटीन्स, उसको फैट्स, विटामिन, मिनरल उचित मात्रा में नहीं मिल रहे। ये प्रथम बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अब वो बच्चा धीमे धीमे एक टेंडेंसी हो जाती है, जब माँ बाप बोलते हैं बेटा खाना खाओ, वो रोने लग जाता है। माँ, चूँकि माँ होती है, उसका दिल पिघल जाता है, वो फिर दूध देती है, तो ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। वो खाना खाएगा नहीं, माँ परेशान होकर दूध दे देगी, तो दूध की श्रृंखला चलती रहती है। डॉक्टर साहब, आइडियली अगर देखें, बच्चे को माँ का दूध कब तक देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए? देखिए, आइडियली जैसा प्रोफेसर सेठ ने बोला है, 6 महीने तक तो बच्चे को केवल और केवल माँ का ही दूध मिलना चाहिए। जी। 6 महीने के बाद हम वीनिंग का पीरियड शुरू करते हैं, जब धीमे धीमे उसे खाना खिलाना शुरू करते हैं। सेमी सॉलिड, एकदम सॉलिड खाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन सेमी सॉलिड, जैसे कि हमने खिचड़ी दिया, दलिया दिया या सब्जी और रोटी को मैश करके दे दिया ताकि बच्चा आराम से निगल सके। 2 साल के आसपास या 2 साल से बड़े बच्चों में जनरली हम ऐसा मानते हैं कि 1 टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम, उससे अधिक दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे को दिन में 3 या 4 बार प्रॉपर मील लेना चाहिए और 1 टाइम कम से कम कटोरा भर के फल खाना चाहिए। अच्छा। अब जैसे बच्चे हमारे जब स्कूल की एज में आ जाते हैं, तब भी जनरली अब सुबह सुबह स्कूल होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो हम बच्चा उठाया, उसको 1 गिलास दूध दे दिया। जी। नहीं करना चाहिए अच्छा। ऐसा। सुबह के टाइम बच्चा 8 घंटे फास्टिंग के बाद सो के उठा होता है, तो मैं अपने सभी मरीजों को ये समझाता हूँ कि सबसे पहला फीड जो बच्चे को दे रहे हैं उसमें अच्छा खिलाइए, उसमें अच्छा। खिलाइए, उसको कार्बोहाइड्रेट मिले, उसमें प्रोटीन मिले, फैट मिले। ऐसे ही जब बच्चा स्कूल से लौट के घर आता है, तो जितना देर में हम किचन में खाना तैयार करते हैं, बच्चे को भी भूख लगी होती है, तो हम सोचते हैं बेटा इस बीच में तुम 2 बिस्किट खा लो। तो जैसा प्रोफेसर सेठ ने बोला कि वो जंक फूड का काम करता है। आजकल जंक फूड की 2 कैटेगरी आ गई। एक जंक फूड जो आप और हम सब समझते हैं कि जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे, बिस्किट एक्सेट्रा हो गए। दूसरा जंक फूड हमारा मोबाइल हो गया, साथ में उसको मोबाइल और दे देते हैं। तो मोबाइल किसी जंक फूड से कम नहीं है आज की डेट में। सो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ये पहचानना कि दिन के वो कौन से मौके हैं जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा भूखा है, और उस मौके को हम कोई भी प्रॉपर खाने के बजाय कोई फिलर चीज़ देकर उस मौके को ज़ाया ना जाने दें। बिल्कुल। बच्चा सो के उठा है, खाना दीजिए। बच्चा स्कूल से थक के आया है, खाना दीजिए। शाम को बच्चा पार्क में खेलने गया, लौट के आया है, 1 कटोरा भर के उसको फल दे दीजिए। फल से उसको फाइबर मिल जाएगा और जल्दी ही भूख लग जाएगी ताकि रात में वो खाना खा पाए। बिल्कुल, बड़े साइंटिफिक, बड़े वैज्ञानिक तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान रखें तो बच्चों की बेहतरी होगी, उनका विकास जो आने वाला ज़िंदगी है वो मजबूत होगी। तो इन बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब हमारे ब्रेक का या अंतराल का समय हो चुका है। छोटे से अंतराल से लौटेंगे, तब तक हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
बिछड़े हुए सड़कों में क्या हम करते हैं वो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आमतौर पे एलर्जी में, बच्चों में एलर्जी की समस्या बड़ी आमतौर पे देखी जाती है। क्या होम्योपैथी की इसमें भूमिका रहती है इसको दूर करने में? देखिए, एलर्जी आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, पेट की एलर्जी हो, या सांस से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो, जिसमें अस्थमा हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसे हम शुरुआती अस्थमा भी कहते हैं, या रैशेज हो गए। लेकिन असलियत ये है कि कहीं ना कहीं ये एलर्जी का भी कुछ तो हेरिडेटरी होती हैं जो परिवार से आती हैं बच्चों में, और कुछ इस तरीके की एलर्जी बहुत जल्दी आ जाती हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, खाने की कमी की वजह से। तो होम्योपैथी ओवरऑल, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि एक हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे का हिस्ट्री लेते हैं, माँ बाप का लेते हैं, उसमें हेरिडेटरी हिस्ट्री लेते हैं कि माँ बाप को क्या क्या बीमारियाँ रही हैं। उसके साथ फिर हम अपना हॉलिस्टिक एक अप्रोच के साथ बच्चों को दवाई देते हैं, जिससे इस तरीके की एलर्जीज, जो एलर्जी का मतलब आपकी बॉडी किसी भी एक एलर्जेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड कर रही है, जिसके नॉर्मली कोई आदमी मूंगफली खाता है, नॉर्मली हो जाता है, लेकिन किसी को मूंगफली खा के बहुत ज़्यादा दस्त हो गया, सांस फूलने लग गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इस तरीके के जो भी होते हैं, ये एक हाइपर रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी है। बिल्कुल। तो उसमें होम्योपैथी एक उसकी इम्यूनिटी पे वर्क करता है, और जिससे ये बार बार ना हो, उसमें भी बहुत मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर सेठ, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने भारत सरकार की बात करें, अपने देश की सरकारों की बात करें, तो काफ़ी काम हो रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की सेहत और उनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, खास तौर पे जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं। क्योंकि देखिए, अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, वहाँ तो माँ बाप कमाते हैं तो अच्छा घर लाते भी हैं, लेकिन वो जो गरीब तबका है, जो इन चीज़ों से महरूम है, उनके लिए हमारी भारत सरकार क्या करती है? देखिए, भारत सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और आई थिंक मैं भारत सरकार का अभिनंदन करूँगा कि अब उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। जैसे आप पोषण अभियान देख लीजिए जी, तो अब पोषण 2.0 आ रहा है। अच्छा। उसमें हाँ, पोषण अभियान इसलिए ज़रूरी है, और हमारे इस भारत सरकार का फोकस है मार्जिनलाइज्ड, खासकर पुअर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। जी, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 112 पुअर डिस्ट्रिक्ट करे हैं, तो मेरे सौभाग्य है कि मैं एक सबसे जो बॉटम मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है नू। अच्छा। नू है हरियाणा में है सर ये। अच्छा। और दिल्ली से, हमारी राजधानी से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। जी। तो 2005 से मैं वहाँ हर हफ्ते जाता हूँ, और इसके अलावा एक संस्था है बाल उमंग दृश्य संस्था, वो चलाता हूँ, और मेरे पास करीब 38 धीरे धीरे हम बढ़े हैं, धीरे धीरे 20 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग 38 लोग हैं हमारे पास, और हम एक मोबाइल हेल्थ वैन चलाते हैं, जो इतने मार्जिनलाइज सेक्शंस जहाँ पर स्वास्थ्य सेवा किसी वजह से नहीं पहुँच जाती, वहाँ मोबाइल हेल्थ वैन की तरफ से हम पहुँचाते हैं। फिर हम जब देखते हैं कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, सरकार बहुत टीकाकरण का काम कर रही है। अभी तो आप माने नहीं, जो निमोनिया का टीका दिल्ली जैसे क्षेत्र में 4,000 रुपए का मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। सो मैं यही कहूँगा आपके शो के माध्यम से कि हर एक जो पेरेंट है, चाहे वो दिल्ली में हो, बड़ी बड़े शहरों में हो, या मार्जिनलाइज और विलेजेस में हो, ये टीकाकरण फ्री गवर्नमेंट दे रहा है। और मैंने अक्सर देखा है सामने कि यहाँ एएनएम बहन जी जो नर्स हैं, वो बैठी रहती हैं पूरा बॉक्स लिए, और गांव के गांव में बच्चे आते नहीं हैं टीकाकरण लेने। तो जागरूकता की कमी, जागरूकता इतनी कमी है, वो कहते हैं कि इससे टीकाकरण से बुखार हो जाएगा। अब हमारी आशा बहनें हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत आशा वर्कर्स हैं जो डोर टू डोर उनको वो करती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन तो भारत सरकार का बेहद सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय। उसके अंडर बहुत सारी और हैं, जैसे आप राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को देख लीजिए। अच्छा। RBS के 4 Ds पे है। फर्स्ट डी इज डिफेक्ट्स एट बर्थ, तो डॉक्टर साहब हैं, किसी की सर्जरी करानी है, चाइल्ड इज बोर्न विद हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, उसको सुनाई नहीं देता, या उसको कोई कंजेनिटल क्लेफ्ट पिट है, क्लेफ्ट पैलेट है, ऐसी चीज़ों का सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करता है भारत सरकार। उसके अलावा उसको कोई डेफिशिएंसीज हैं, उसका निवारण करता है। और
एक और डी आ जाता है जी डिसेबिलिटी का। अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें भी भारत सरकार ने, अगर आप नोएडा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाएं तो वहां पे एक एडवांस सेंटर खोला है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। वहां पे ट्रेनिंग भी होती है और वहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हम सोचते थे सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भारत सरकार जानती है इस बात को, और हम भी जानते हैं पीडियाट्रिशियंस की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। खासकर जो बच्चा है उसका विकास या डेवलपमेंट ठीक तरह नहीं हो रहा है, उससे तरह तरह की डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, किसी भी कारण होती हो। सबसे पहले डॉक्टर को चाहिए और डिसेबिलिटी का कारण क्या है। हो सकता है उसका लो थायराइड है, उसका न्यूबॉर्न में स्क्रीनिंग ये मैंडेटरी है। जब बच्चे को कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ छुपी हुई बीमारियां होती हैं, तो उसे न्यूबॉर्न पहले महीने में, तो भारत सरकार के भी काफी स्कीम्स आई हैं। डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों की मदद के लिए क्या कोई नंबर भी है जिसमें संपर्क किया जा सकता है उनको, अगर वो तकलीफ में है? बिल्कुल, अगर आपका बच्चा किसी भी वजह से वंचित है तो एक गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है 1098 उसे कहते हैं चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन, उसके तहत आप उस मतलब आप कॉल करेंगे, पता नहीं कितने ही सैकड़ों हमारी सिटीज में है, और ये इतनी अच्छी सर्विस है पूरे देश में है। ओके, करीब पूरे देश में है। आप 1098 करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स, अगर बच्चे को किसी तरह की तकलीफ है, मैं सिर्फ मैलन्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूं इसमें, लेकिन अगर उस बच्चे के साथ कोई वायलेंस हो रहा है, उससे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उसे कोई बुली कर रहा है, उसका कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, या उसको कोई चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है, या ट्रैफिकिंग कर रहा है, या आपके सामने आपको रेड लाइट में कई बच्चे एकदम वैगाबॉन्ड स्ट्रीट चाइल्ड दिख रहे हैं, तो आप 1098 कॉल करिए, वो आपका काम करेंगे आके। भारत सरकार द्वारा तो तमाम योजनाएं हैं, कमी है तो सिर्फ जागरूकता की, और हमारा कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक प्रयास, एक छोटा सा, कि लोगों के बीच जागरूकता आए, और जो स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उन पर ध्यान देने की, और बच्चों को ध्यान देने, जो हमें नौनियाल हैं वही आने वाला भविष्य है, बेहद ज़रूरत है उनको ध्यान देने की। डॉक्टर प्रबुद्ध, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों में भी जन्मजात जो विकृतियाँ होती हैं, तो ये विकृतियाँ डॉक्टर साहब क्या, कितना इनमें सक्सेस रेट रहता है, और कब तक इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए? अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनफैक्ट हम लोग जब बैठते हैं अपने ओपीडी में, देखते हैं कि ये जानकारी अधिकतर हमारी जनसंख्या में नहीं पाई जाती है। सो बच्चों में कई प्रकार की विकृतियां होती हैं। देखा जाए तो शरीर के हर अंग की विकृति किसी न किसी फॉर्म में हमको कभी ना कभी अपने ओपीडी में दिख जाती है। अच्छा। लगभग सभी का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। कुछ का इलाज दवाई द्वारा होता है, कुछ का इलाज सर्जरी द्वारा होता है। अच्छा। कुछ विकृतियों को हम ठीक कर देते हैं जी। कुछ ऐसी हैं जिसमें हम उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे को इस काबिल बना देते हैं कि वो एक नॉर्मल, एक साधारण सामाजिक जीवन जी सके, अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी नौकरी कर सके, एक परिवार बसा सके। तो अब वो मरीज हमारे पास कब आना चाहिए, आपका ये प्रश्न था जी। तो बहुत सारी विकृतियां ऐसी हैं जो गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड में पकड़ी जाती हैं। अच्छा। समस्या ये है कि गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड अभी भी भारत की एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिनको अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल। जिनको पता चल जाता है वो हमारे पास आते हैं, तो कई बार हम उन बच्चों का इलाज उनके जन्म से पहले भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। जिनका नहीं कर पाते हैं या जिनका करना उचित नहीं होता है, तो हम उसी समय माओ का काउंसलिंग करते हैं। जी। देखिए, ये समझने वाली चीज़ है कि माँ का जो काउंसलिंग होता है, माँ का जो हम माँ को समझाते हैं, उसके मन में जो विचार हैं, उसके मन में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उनको हम कम करते हैं, तो उससे गर्भावस्था में पल रहे बच्चे का विकास अच्छा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे ही बच्चा पैदा होता है फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं। जी। कुछ विकृति ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, बच्चे को 6 महीने का हो जाने दीजिए तब इलाज करेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, बच्चे को हर्निया है तो कहते हैं कि बच्चे को छुट्टी करने से पहले ठीक करके भेजिए। अच्छा। दूसरी विकृति जो बहुत कॉमन है हमारे समाज में, हाइपोस्पेडियास है। अच्छा। जो कहा जाता है कि 250 में से हर एक बच्चा हाइपोस्पेडियास लेकर पैदा होता है। हाइपोस्पेडियास लड़कों की बीमारी होती है जिसमें जो पेशाब का छिद्र रहता है वो लिंग के नोक पे ना होके कहीं नीचे पाया जाता है। वो भी एक विकृति है। ये बहुत कॉमन विकृति है हमारे यहाँ। 250 में से एक बच्चा जो पैदा होता है उसको हाइपोस्पेडियास रहता है। अल्ट्रासाउंड में लेकिन इसका पता लग जाता है। इसका हाइपोस्पेडियास का अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चल पाता है। अच्छा। अब आप सोचिए, अगर 250 में एक की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हर संस्था में, भारत की हर संस्था में जहाँ 250 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे 2-4 मरीज ऐसे होंगे जिनको बचपन में हाइपोस्पेडियास था, इलाज हो पाया या नहीं हो पाया। हम उसका सफल इलाज करते हैं, सफल इलाज मौजूद है। आप किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएंगे, उसका ऑपरेशन होता है। उसकी उम्र 2 से 2.5 साल होती है ऑपरेशन की। सो अलग अलग विकृति के लिए
अलग अलग उम्र अप्रोप्रिएट है। जी। तो करना ये है कि जैसे ही आपको पता चले आपके बच्चा साधारण से हटके है, जी। डॉक्टर के पास जाइए, उनसे विचार विमर्श करिए, वो बीमारी के बारे में आपको बताएंगे, सही समय बताएंगे कब उसका इलाज शुरू करना है, कैसे उसका इलाज करना है। बिल्कुल बिल्कुल बट घर ना बैठिए, कई बार बहुत लेट हो जाता है बिल्कुल जब तक डॉक्टर आप साहब, आते और बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक एक हो सकता सामान्य है। जिंदगी जी सकता है जी। और अपने परिवार का बोझ आगे चल के उठा सकता उठा सकता है, अपना एक परिवार बसा सकता है, वो नौकरी कर सकता है। हम उसको इस लायक बनाते हैं कि वो अपना जीवन साधारण तरह से जी है। पाए। बिल्कुल। तो हमारे जो माँ बाप हैं, जो अभी नए माँ बाप बने हैं या बनने वाले हैं, उनको इन बातों को ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि होप है, आशा है। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे। एक ईमेल आई है डॉक्टर साहब, ये है मिसेस लीला है कोलकाता से। ये पूछ रही है कि कुछ कारणों की वजह से अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिला पाई। कुछ वजह रही है, उन्होंने बताया नहीं क्या वजह है। ये अपने बचपन में तेल मालिश भी इनका नहीं कर पाई किसी वजह से, इन्होंने लिखा हुआ है, और बच्चे को खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं किया इन्होंने। तो जानना ये चाह रही हैं कि बाद में बच्चे का कान बहना और बार बार बीमार पड़ना शुरू हो गया। इनका सवाल है कि इन सब बातों से उनके बेटे की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली लाइफ में, और ये भी जानना चाह रही हैं किस प्रकार उसे ठीक किया जा सकता है और उसे कोल्ड एलर्जी और साइनोसाइटिस की समस्या बनी रहती है। देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बाकी चाहे चीज़ों को हम थोड़ा इग्नोर कर दें कि उसको बाकी न्यूट्रिशन को हम वापस कर सकते हैं। हाँ, जो अगर शुरू में माँ का दूध नहीं मिला है उसको तो कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती, पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मार्केट में बहुत अच्छे फोर्टिफाइड फूड हैं, गवर्नमेंट सप्लाईज में भी आते हैं जो इस तरीके की माल न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो खेलने नहीं भेजा, जो एक सोशल डेवलपमेंट एक बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे में एक बिहेवियर चेंजेस आना, ये सब चीज़ें बहुत एक मायने रखती हैं। बच्चा बाहर जाके एक डर, एंजाइटी होना, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा मिल हाइपर एक्टिविटी बच्चों में होना, वो डर से हो या किसी और कारण से, ADHD एक बहुत कॉमनली मिलने लग गया है आजकल बच्चों में, हमारे पास भी बहुत केसेस आते हैं उसके। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम होती हैं। तो जो हम बात करते हैं मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट, एक हेल्थ का जो एक क्राइटेरिया है, उसमें तीनों चीज़ें मायने रखती हैं। वो न्यूट्रिशन की कमी जो शुरू में हुई है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन विद द टाइम हम उसमें धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करके उसमें जो भी कमियां रही उनको पूरा कर पाएंगे। लेकिन जो आप है कि सोशल डेवलपमेंट बच्चे की जरूर करें, बच्चे को बाहर एक सोशल एक्सपोजर दें, एक पारिवारिक माहौल दें। और बच्चों में कुछ चीज़ें हैं जिनका माँ बाप को बहुत ख्याल रखना है, जिनमें मोटी मोटी 4-5 चीज़ें आती हैं, जिसमें अचानक बहुत ज़्यादा वजन घटना या बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना, बिहेवियर चेंजेस आना, बच्चा बहुत एक एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है या बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, अचानक बच्चों की स्किन पे बहुत कोई रैशेज़ हैं जो पहले आप नहीं दिख रहे थे, या फिर बच्चा बहुत जल्दी खांसी जुकाम पकड़ रहा है, या स्पेशली कानों का इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बिल्कुल। कुछ गलतियां जो इनकी से हुई हैं, लेकिन अब इन्हें एहसास है, वो ये जानना चाह रही थी कि बॉडी रिजर्व आने वाली वक्त में मेरा बच्चा भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल कठिनाइयों का सामना कर पाएगा। बिल्कुल कर पाएगा। बच्चे को कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप उसको नहीं कहेंगे सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एक सिंपल 2 लाइन भी अगर आप बच्चे को बोलेंगे, बच्चे के लिए वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस सवाल को लेते हुए। साथ में मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि अगर हम नींव, बचपन को जो है वो नींव बोला जाता है, पूरी जिंदगी की नींव बोला जाता है, कितना इस बात में दम है डॉक्टर साहब? आने वाले साल जो हैं, हमारे आने वाले वर्ष जो हैं, बाकी जो बुढ़ापा है या जवानी के दिन है, कितने इससे लिंक्ड है? ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड में एक नींव बच्चे की सॉलिड हो, और गवर्नमेंट ने भी एक जैसे मैंने आपको बताया था, उनका एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और अभी गवर्नमेंट की कमिटीज़ हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो इस प्रोग्राम में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, और इसमें उम्मीद है और भी स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे की सेहत और बच्चे का डेवलपमेंट पहले कुछ साल में नहीं होता, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा बच्चे का पहले 3 साल में बढ़ता है, उसके बाद नहीं, तो उस समय अगर उसे कुछ बीमारियां हो जाएं, मेनिंजाइटिस हो जाए, निमोनिया हो जाए, तरह तरह की बीमारियां हो जाए, उसका टीकाकरण नहीं हो, मैल न्यूट्रिशन हो जाए, आपको न्यूट्रिशन अच्छा ना मिले, तो वो बच्चे को तरह तरह की उसकी नींव अच्छी नहीं बनी। सिर्फ सिंपल आप देखिए कि अगर आपने घर बनाना है तो घर में अच्छा मटेरियल डालना है, अच्छी सारी सुविधाएं देनी है अच्छी, ताकि आप
आंधी तूफान आए तो आपका घर ना टूटे, इसी तरह बच्चा ना टूटे उसके लिए अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो न्यूट्रिशन उसको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको वैक्सीनेशन चाहिए बीमारियों से, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर आप 3P मॉडल देखिए हमारा, फर्स्ट पी होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अच्छा। बच्चे की प्रिवेंट करना है डिजीज। सेकंड पी है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिसमें आप न्यूट्रिशन और चीज, और लास्टली प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। मैं देखता हूं कि मेरे प्रैक्टिस में और मेरे पास जैसे ओपीडीज में जो बच्चे आते हैं, लोग भागते हुए आते हैं जब 104 बुखार होता है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज वन पार्ट। अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे बीमारियों को, अगर उस बीमारी को प्रमोट करेंगे हेल्थ, तो उसको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, शारीरिक नुकसान भी नहीं होगा। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया हुआ है। असल में प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हमारे पास बहुत बच्चे पैदा होते हैं। हमारी कंट्री में 26 मिलियन बेबीज आर बोर्न एवरी ईयर, विच इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड। हमारे पास 440 मिलियन चिल्ड्रन हैं, और इनके लिए जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि सारी सिविल सोसाइटी मिलजुल के काम करे। मैं तो ये भी कहूंगा अपने डॉक्टर्स, अगर ये शो को देख रहे हैं, जो कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी उसका हो, वो एक आंगनवाड़ी को अडॉप्ट कर ले गवर्नमेंट की, उस आंगनवाड़ी में जाके उसे सुपरवाइज करे। क्योंकि गवर्नमेंट में जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी आप कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो डॉक्टर का तो सामना नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो उन लोगों को ट्रेनिंग करे। जैसे हमारा जो बर्ड्स एनजीओ है, वो जाके इन छोटे छोटे गांव में जाके एक सोशल बिहेवियरल चेंज स्ट्रेटजी से काम करता है। और हम लोगों ने वैक्सीन नॉलेज हब्स बना रखे हैं, हमने वहां पे एक हेल्थ नॉलेज हब्स बना रखे हैं, जहां हमें गांव वासियों को बुलाते हैं, और हम लोगों ने पीयर वर्कर्स बुला रखे हैं, ट्रेनिंग करी है उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में। 15 साल से 30 साल की लड़कियां, कभी मैंने देखा है वो खाली घर में बैठी हुई हैं, कई बार तो मैंने देखा है कि लड़कियों की जल्दी से गांव में शादी हो जाती है। वो भी एक कानूनी जुर्म है, गवर्नमेंट लॉज बना सकता है, 18 साल तक शादी ना हो किसी लड़की की, 21 साल से पहले लड़के की नहीं। लेकिन गांव में आप जानते हैं गरीबी की हालत में इतनी लड़कियों की शादी हो रही है। अगर बच्चे की शादी 18 साल से पहले हो जाएगी, मोस्ट लाइकली उसका एक प्री टर्म बेबी होगा, या उसका IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का बेबी होगा। वो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो ऑलरेडी इतना चैलेंज है, उसमें और दबाव पैदा करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सरकार तो पूरी तरह प्रयासरत है, लेकिन हमें भी आगे आके सरकार की मदद करनी चाहिए और बातों को समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस बीच हमारे अंतराल का ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चे को घर पे किस तरह सुरक्षित माहौल प्रदान करें। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनफैक्ट इतनी स्टडीज़ हुई हैं कि अगर आप बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बच्चे की हेल्थ भी नहीं सही रखेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीबडी, इंक्लूडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स को जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। माँ और बाप से ज़्यादा कोई बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, उसको शिक्षा देनी चाहिए कि पर्सनल सेफ्टी एंड प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, कि कोई उसके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छुए, क्योंकि ये छेड़छाड़ होती है। उसको बताया जाता है कि ओके और नॉट ओके टच क्या है, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो हमारी गवर्नमेंट की स्टडी है, अपराध है, और गवर्नमेंट की स्टडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 2007 की, कि 50% बच्चों को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का प्रिवेलेंस है हमारी कंट्री में। 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर फिजिकली अब्यूज। स्कूलों में भी देखा गया, बच्चों को बेत से आज भी मार रहे हैं, और पेरेंट्स भी मारते हैं बच्चों को उनको डिसिप्लिन करने के लिए। वो उनके मानसिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। फिर इमोशनल अब्यूज भी बहुत होता है।
आप देखते हैं घरों घरों में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, मदर फादर एक दूसरे से जोर जोर से बोल के एक दूसरे को, कभी हस्बैंड शराबी होता है, मैंने देखा है कम्युनिटीज में, आके शराब की बोतल से अपनी वाइफ को मारता है। वो अगर बच्चा वो देखता है, उसको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये जो बच्चा बड़ा होता है, देयर आर national international studies to show that a child who is exposed to intimate partner violence and adverse childhood experiences, they will grow up into adult onset diseases। जैसे हमारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की हमारे देश में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज है, इन बच्चों में ज्यादा है जो अर्ली चाइल्डहुड लेस देन 18 ईयर्स में तरह तरह के एडवर्स एक्सपीरियंसेस का शिकार हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बच्चे का जो सुरक्षित माहौल है वो बेहद ज़रूरी है, वरना आने वाला जब वो बड़ा बनेगा तो तमाम चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसके मानसिक विकास भी रुक सकता है, शारीरिक विकास भी रुक सकता है। तो इन बातों की तरफ हमारी भारत सरकार शुरू से ही प्रयासरत है, ज़रूरत है हमें उनको समझने की। मैं डॉक्टर प्रबुद्ध आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम दूध की बात करें तो क्या ये अपने आप में एक संपूर्ण आहार है? और दूसरा डॉक्टर साहब, बच्चे के लिए एक नॉन वेज, सामिश और निरामिष आहार में से कौन सा बेहतर होता है, किसमें बेहतर प्रोटीन होता है? आज की वार्ता के लिए आपने बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा है। अगर हम दूध की बात करते हैं तो जो 6 महीने से कम का बच्चा है उसके लिए माँ का दूध अपने आप में एक कंप्लीट, एक पूर्ण आहार है। उस बच्चे को 6 महीने से कम के बच्चे को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट जो माएँ पानी पिलाते हैं उनको मना करते हैं, केवल बच्चे को माँ का ही दूध देना है, कोई और दूध नहीं देना है। माँ के दूध के अलावा यदि वह उचित मात्रा में उपलब्ध है तो कुछ और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब बच्चा 6 महीने से आगे बढ़ना शुरू होता है तो हमारे जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। दूध के अंदर उतना कार्बोहाइड्रेट, उतना प्रोटीन, उतना फैट बच्चे को नहीं मिल पाता है। कैल्शियम दूध में मिलता है, लेकिन कैल्शियम भी उतनी मात्रा में नहीं मिलता है कि उससे केवल बच्चे का काम चल पाए। देखिए, एक अगर हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अंदाज में देखें तो हम 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जो दूध पिला रहे हैं वो दूध उस बच्चे के लिए बना ही नहीं था, वो किसी माँ ने अपने बछड़े के लिए बनाया था और हम उसको चोरी करके पिलाते हैं। ने भी यही बात कही थी कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है और हम उसको चोरी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं 6 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए ये इस कथन में बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार है। ये कि माँ का दूध, वो भी 6 महीने से कम के बच्चे के लिए पूर्ण आहार है। बिल्कुल, 6 महीने की आयु तक ही संपूर्ण आहार है। उसके बाद अन्य जो आहार आपने अभी बताए थे वो देने आवश्यक है। तो अब उसमें आता है कि आपने बोला कि मांसाहारी और शाकाहारी की जिक्र किया। देखिए, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, बच्चे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए। अगर शरीर के हम निर्माण खंड पे चले जाएं, उसकी इकाई पे चले जाएं, तो सबसे जरूरी चीज प्रोटीन होती है। अच्छा, प्रोटीन जरूरी है शरीर के निर्माण के लिए, प्रोटीन जरूरी है डे टू डे बॉडी की वर्किंग के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। और जब कभी हमको चोट लग जाती है, जब हमें कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, वो शरीर में एक तहस नहस वाला माहौल फैलाता है, तो जब उसकी हम मरम्मत करता है शरीर, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए होती है। बिल्कुल, प्रोटीन हमारा शरीर भी बनाता है और प्रोटीन हमें बाहर से भी मिलती है। बिल्कुल। तो अब प्रोटीन के निर्माण खंड की बात करेंगे तो प्रोटीन बनी होती है 22 प्रकार के अमीनो एसिड से। जी। इन 22 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारा शरीर जिनका विकास, जिनका निर्माण नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो वे 9 अमीनो एसिड हमें हर हाल में बाहर से ही चाहिए। बिल्कुल। बाकी कोई और अमीनो एसिड बाहर से कम रह जाएगा तो हमारा शरीर किसी न किसी प्रकार से उसका निर्माण कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब ये 9 अमीनो एसिड हमको प्लांट सोर्सेज से, शाकाहारी भोजन से भी मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अनाज हो गया, हमारे पास दालें हो गई, हमारे पास पनीर हो गया, और ये हमको शाकाहारी सोर्सेज से भी मांसाहारी सोर्सेज से भी मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार के अंडे हो गए, मछली हो गई जिसके अंदर सभी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, या कुछ लोग चिकन खाते हैं, कुछ लोग मटन खाते हैं, मीट खाते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये बहुत कठिन प्रश्न है। इनफैक्ट ये प्रश्न सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उससे आप कह देंगे कि मांस बेटर है, वो नहीं खाएगा, और कोई मांसाहारी है, तो प्रथम हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता होती है। जो शाकाहारी है उसके लिए वही बेहतर है, जो मांसाहारी है उसके लिए वो बेहतर है। किंतु कुछ बातें हैं जो फिर भी सत्य हैं। आमतौर पे किसी भी शाकाहारी भोजन में 9 के 9 अमीनो एसिड एक साथ नहीं मिलेंगे, तो आपको 1 से अधिक
प्रकार की प्रोटीन खानी पड़ेगी ताकि 9 की आपूर्ति हो जाए। यदि हम दाल की बात भी करेंगे तो अरहर की दाल में कुछ कम है तो मसूर की दाल में कुछ और कम है। ये चीज़ मांसाहारी भोजन में नहीं है। वहाँ पे कई बार 9 के 9, जैसे मछली के अंदर 9 के 9 एकत्र मिल जाते हैं। अच्छा। लेकिन मांसाहारी जो प्रोटीन के सोर्सेज रहते हैं उनमें प्रोटीन तो मिलता है आपको, साथ में मिल जाते हैं आपको सैचुरेटेड फैट्स, या साथ में आपको मिल जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो फिर अगर आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो आगे चल के वो अपना रूप दिखाएंगे। जैसे जो हृदय की नलियां होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, अच्छा। मोटापा बढ़ जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो आर्थराइटिस हो जाएगी। दोस्तों यहीं पे मैं आपको रुकना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल की बात बड़ी आती है, कहा जाता है कि बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ना आए तो किस तरीके से नींव के दौरान ही इसका समस्या को दूर किया जा सके? देखिए, कोलेस्ट्रॉल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन उठाया है। कोलेस्ट्रॉल को लेके भी हमारी जो समझ है वो समय के साथ बदल रही है। एक समय तक कि हम लोग मानते थे कि कोलेस्ट्रॉल को खाने के फॉर्म में जितना कम से कम खाया जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से मिलता है। फिर धीमे धीमे मेडिकल साइंस और गहराई में गई तो एहसास हुआ कोलेस्ट्रॉल तो हमारा शरीर भी बनाता है। जी। कोलेस्ट्रॉल उसी तरीके से है, इसे जैसे नेसेसरी इविल बोलते हैं, बिना कोलेस्ट्रॉल भी हमारा काम नहीं चलेगा, पर कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो भी हमें नुकसान करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल में वैसे अगर आप कभी कहीं अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट भी कराएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि वो 3-4 तरह के कोलेस्ट्रॉल दिखाते हैं। LDL है, VLDL है, HDL है, ट्राइग्लिसराइड है। जिसको हम HDL बोलते हैं दैट इज वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, बाकी सारी वेराइटीज़ को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर हम पूरी चीज़ को एक इकाई के फॉर्म में समझना चाहें तो यहाँ पे रोल आता है बैलेंस न्यूट्रिशन का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पोषण जो बैलेंस होना चाहिए। अगर बिल्कुल फैट नहीं होगा खाने में तो कष्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर एक्सेस ऑफ वन वैरायटी हो जाएगी तो कष्ट बिल्कुल है। आप ये बताने की कोशिश करें, संतुलित एक अनुपातिक तौर पे लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर सेठ, आपका रुख फिर से करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। अगर आयरन की कमी से बच्चों में क्या समस्याएं आ सकती है, और डॉक्टर साहब आमतौर पर बच्चों को पानी कितना पीना चाहिए? देखिए, ऐसे आपने आयरन की बात करी तो जो मेल न्यूट्रिशन एनीमिया मैं तो देखता हूँ साथ साथ चलता रहता है। खून की कमी या अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जिस क्षेत्र में मैं एक बहुत बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ, 112 नंबर पे है वो गवर्नमेंट की रैंकिंग में एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम नूह है। वहाँ पे करीब 80 to 90% बच्चे मैं देखता हूँ जिनको एनीमिया है। अच्छा। खून की कमी। जी। अच्छा, अगर उनको खून की कमी हो जाती है तो जब माइल्ड होता है तो बच्चे को बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, इरिटेबल हो जाएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा दुखी रहेगा, उसका डेवलपमेंट भी स्लो होने लगता है। ऐसे जैसे उसका एनीमिया बढ़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो गया तो बच्चे की मतलब द चाइल्ड कैन नॉट थ्राइव। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसका विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा साथ साथ उसमें क्लब्ड होता है मेल न्यूट्रिशन, कि बच्चे को खून की चीज़ें जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं माँ, क्योंकि दूध जो बात कर रहे हैं, जैसे माँ के दूध में जो 6 महीने तक तो माँ का दूध ले रहे हैं, तो जो हमारे छोटे बच्चे को जो हीमोग्लोबिन और आयरन मिला है माँ से मिला है वो 6 महीने तक खत्म हो जाता है। तो तब उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स में हाई आयरन न्यूट्रिएंट देने होते हैं। अगर किसी कारण माँ इसको नहीं दे रही है और उसको 1 to 3 years तक नहीं मिला तो खून की कमी की वजह से एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया। इसके अलावा और भी तरह के एनीमिया जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। से बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप अंत में हमें कम शब्दों में अपना संदेश दें कि क्या आप बताना चाहेंगे। मैं तो ये कहूँगा, देखिए सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध, 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, उसको कुपोषण ना हो, उसके लिए उसको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया प्रोटीन्स, बैलेंस्ड आहार मिले, और उसको एनीमिया का शिकार ना हो। तो एनीमिया के शिकार के लिए जैसे मैं अगर सिंपल उसमें मात्रा में बता दूं कि ये ICMR की भी स्टडी है कि हाई आयरन फ्रूट्स का ही नहीं लोगों को पता होता। सबसे ज्यादा आयरन वाटरमेलन में है, उसके बाद अनानास में है, फिर हमारे कस्टर्ड एप्पल में है। ओके, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन है, बीट रूट के पत्तों में आयरन है, हमारे पास जो स्पिनक है, पालक है, आसानी से उपलब्ध है, जो आसानी से उपलब्ध है, वो लोग खाते नहीं है। वो अनार और ग्रेप और पता नहीं जो बड़े बड़े महंगी चीजों में लगे रहते हैं और जंक फूड खाते रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी गांव में चले जाएं,
आजकल एक पैकेट चिप्स का आप कहीं से नुक्कड़ से ले सकते हैं। अच्छा, गुड़ चने में सबसे ज्यादा आयरन है, सर्दी के टाइम में आप गुड़ चने खाइए, वो लोग तो वही खाएगा नहीं। और जहां तक जो मेल न्यूट्रिशन, तो एक चीज है, दूसरा क्या है, इवन ओवर न्यूट्रिशन। ये आप देख लीजिए, अच्छा खाने से, ज्यादा खाने से ओबेसिटी होने लगी है। और ओबेसिटी हो जाती है, जैसे आपने बताया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, तरह तरह की, उसको धीरे धीरे करके जो ओबेसिटी रिलेटेड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं डॉक्टर प्रबुद्ध आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी, जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, अपना रुख रखें। जी, थैंक यू। सो प्रोफेसर सेठ ने बात को बहुत ही सारांश में बहुत अच्छे से कहा है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। जब हम बच्चों में पोषण की बात करते हैं तो जनरली दिमाग में हमारे खाना पीना आ जाता है। जी। पोषण का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका हल्का सा जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, जो व्यवहार और जो माहौल हम बच्चे को घर में दे रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो भी बच्चे का पोषण है। बिल्कुल, अच्छा, वो भी पोषण है। जब हम सोचते हैं कि हमारा 12 साल का लड़का मेरी बात नहीं सुनता है, हमारा लड़का झूठ बोलता है, वो गुस्सा ज्यादा करता है। देखिए, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं इसकी आंखें इसकी माँ जैसी हैं, इसका चेहरा इसके पिताजी जैसा है। जब वही बच्चा 8, 10, 12, 14 साल का होता है, फिर हम क्या देखते हैं, इसके चलने का स्टाइल इसके पिताजी जैसा है, इसके जवाब एकदम मम्मी की तरह देता है। तो उसी प्रकार जो बच्चा हमारा विकसित हो रहा है, उसका जो ओवरऑल मेंटल फ्रेमवर्क बन रहा है, वो भी बचपन से बन रहा है। तो हम जो बच्चे को व्यवहार दे रहे हैं, जो माहौल दे रहे हैं, वो भी उसके पोषण का हिस्सा है। उस पे भी गौर किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कहना चाह रहे हैं इसकी छाप पूरी जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि बच्चे की किसी भी तरीके की बीमारी में घरेलू उपचार जरूर करें, लेकिन आपको कुछ साइन एंड सिम्टम समझने पड़ेंगे कि आपको तुरंत कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हमेशा घरेलू उपचार पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें। बिल्कुल। और मैं एक चीज और रखना चाहूंगा, हमने यहाँ बच्चों की खाने पीने की बात जरूर की, लेकिन एक चीज शायद हमें और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो हेल्थ है उसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से हो जाती है। बिल्कुल। तो उस दौरान मदर के खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट, मदर के बिहेवियर की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ की हेल्थ भी बेहद जरूरी है, यही आप कहना चाह रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहूँ, समय कम है लेकिन कम शब्दों में आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया, डॉक्टर गोयल ने, कि जो इमोशनल वेलबींग चाइल्ड का है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल। सो शुरू से पेरेंट्स को व्यक्तित्व के निर्माण, उसके बच्चे की उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको डिसिप्लिन जैसे हमारे यहाँ करते रहे, थप्पड़ मार के, मार पे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का विकास ना डेवलपमेंट नहीं होता है। उसको डिसिप्लिन करने के पेरेंटिंग के टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, जो हमारे देश में कम से कम है। एक बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा होता है तो उसको उसकी राइट्स हैं, उसके बच्चे के अधिकार हैं, और कभी बच्चे को थप्पड़ ना मारें, उसको डिसिप्लिन करने के तरीके हैं। आप हमसे आके संपर्क करें तो हम बहुत विस्तार में भी बता सकते हैं, समय कम है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार। नमस्कार।